नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। अपनों में बेगाने आज जी मरुधरा पर लगातार और धार्मिक वीजा पर जैसलमेर आए पाक विस्थापित हिंदुओं को शहर छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। पुलिस ने विस्थापितों को सोमवार से पहले शहर छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है। वहीं पुलिस के अल्टीमेटम के बाद परिवार परेशान हो गया है और पुलिस से वीजा अवधि बढ़ाने का वक्त मांगा है, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर समय नहीं देने की बात कही है। दिन से इतना सिर्फ सवाल करना चाहता हूँ, क्या हम इस मुल्क के रहायशी हैं या नहीं है? हमारे हुकूक सर कब पूरे होंगे? कोई भी ऐसे खुशी तो नहीं छोड़ेगा ना अपना देश। मुसलमान थे, वो कहते थे अब मुसलमान हो जाओ। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। जिन्ना का झूठ, हिंदुओं का दर्द। कह रहे घर में जेल है, दिन को हमसे मजदूरी कराते हैं और रात को बंद कर देते हैं हमको जेल में। कहीं पे घूमने के लिए जाते थे तो किसी को तो किडनैप भी कर लिया करते थे। पाकिस्तान में हिंदू होना पाप है। ऐसी लड़की जो देखें उसको उठा लेकर ले जाएं, 8-10 वो उधर हमारे के ऐसे मना वाकया हो जाए। जिन्ना के घर में जिंदगी मौत से बदतर है। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की दर्दनाक कहानी। चर्चा इस पर बहुत जरूरी है कि क्या पाकिस्तान से याचना कर हिंदू जो हिंदुस्तान पहुंचे हैं और याचना कर रहे हैं यहां पर रहने की, उनको क्या वापस भेज देना चाहिए? क्योंकि पुलिस ये कह रही है कि वो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम हो सकते हैं। तमाम खास मेहमान मेरे साथ हैं और इस पर चर्चा बहुत जरूरी है। जी मरुधरा आज इस चर्चा की शुरुआत कर रहा है। विनोद बंसल साहब हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता। बंसल साहब, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर मनन द्विवेदी साहब हैं, भारत पाक संबंध के विशेषज्ञ हैं। द्विवेदी साहब, मैं आपका स्वागत करता हूं। हिलाल अहमद साहब हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सीएसडीएस के। हिलाल अहमद साहब, आपका बहुत स्वागत है। भुवनेश जैन साहब हैं, नेहरू युवा केंद्र के संयोजक। भुवनेश जैन साहब जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। भुवनेश जी, आपका स्वागत है। और हिंदू सिंह सोढ़ा साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो लंबे वक्त से जो पाकिस्तान से हिंदू भारत पहुंच रहे हैं उन लोगों के लिए आवाज बुलंद करते आए हैं। सबसे पहले विनोद बंसल जी, मैं आपके पास आता हूं। यह 88 लोगों का परिवार है जो जैसलमेर में रह रहा है और वो लोग ये चाहते हैं कि उनको हिंदुस्तान में रहने दिया जाए। बंसल साहब, मुझे एक चीज बताइए, क्या किया जाना चाहिए? क्या इनको वापस भेज दें? देखिए, ये लोग वो हैं जिन्होंने इस भारत की अस्मिता की रक्षा के लिए अंतिम क्षण तक संघर्ष किया, अपने धर्म की रक्षा के लिए अनेक प्रकार की कुर्बानियां झेली। अब किसी तरह से अगर वो अपने वतन में वापस आए हैं तो निश्चित रूप से उनको जाने का मतलब है कि उनको मौत के मुंह में धकेल देना। ऐसी परिस्थिति में सरकारों को विचार करना पड़ेगा कि ऐसा उनको चाहे वीजा की अवधि बढ़ाएं, कुछ भी करें, लेकिन इस समय तो ये स्थिति है कि ये जा तो किसी हालत में नहीं सकते और न ही हम जाने की उनको अनुमति दे पाएंगे। सरकारों को इस संदर्भ में एक सहानुभूतिपूर्वक विचार करना पड़ेगा। ये कोई बाहर के लोग तो है नहीं, ये वही भारतीय हैं जो भारत के मूल से जुड़े हुए थे। अनेक प्रकार की प्रताड़ना झेलने के बाद, धर्मांतरण का दंश झेलने के बाद और जो पाकिस्तान के अंदर जो व्यभिचार इनके साथ हुए उनको भुगतने के बाद किसी तरह से वो अपने वतन को वापस लौटे हैं एक तरह से उनका। तो ऐसी स्थिति में उनको मौत के मुंह में धकेलना कहीं कोई न्याय संगत नहीं है, न ही कोई तर्क संगत कोई बात लगती है।
सरकारों को इस विषय में अविलंब विचार करना चाहिए। बंसल साहब, आप ये कह रहे हैं कि वो हिंदुस्तानी है जो वापस हिंदुस्तान आए हैं? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, चाहे पॉलिटिकल रूप से आप कुछ भी कहिए कि वो आज पाकिस्तान के नागरिक हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान भारत का हिस्सा नहीं था? ये हमें समझना पड़ेगा। एक बात और भी राहुल जी, इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, मैं आपको याद दिला दूं कि विभाजन के समय पर नेहरू लियाकत समझौता हुआ था। उस समझौते के तहत ये वाकायदा एक दस्तावेज है जहां पर ये कहा गया था कि भारत के साथ जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू हैं उनकी चिंता करना भारत सरकार का उत्तरदायित्व है। ठीक है कि वहां पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना उनका प्राइम जिम्मेदारी है, लेकिन इसके अलावा हम भी कहीं बच नहीं सकते। भारत सरकार को भी इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और यहां पर रहने वाले ये हमारे मेहमान हैं अभी, लेकिन हमारी धरती को जुड़े हुए प्रमुख अंश हैं जिन्होंने भारत के साथ जो है चाहे रहे पाकिस्तान में, विभाजन होने के बाद पाकिस्तान की सीमा में चले गए, लेकिन आप देखिए कि जो जहां कभी बहुसंख्यक हुआ करते थे आज अल्पसंख्यकों में भी अल्पसंख्यक हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर वो भारत में आकर के अपनी धरती पर रहना चाहते हैं तो मुझे लगता है इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद बड़े लंबे समय से इनके लिए रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का काम कर रहा है। अभी ये मुझे अभी यहाँ आके जानकारी मिली है कि भाई ये जो यहाँ पर एक पर्टिकुलर जगह के इन लोगों के साथ दिक्कत है, अन्यथा तो हमने भारत में रहने वाले अनेक ऐसे जो गुट हैं जहां भी रह रहे हैं ये लोग, उन सब के लिए हमने स्थायी वीजा की व्यवस्था की है। हमने विदेश मंत्रालय से बात करके एक विशेष प्रक्रिया के तहत इनका वीजा एक्सटेंड करवाया है। तो मुझे लगता है कि अगर ये कहीं छूट गए तो निश्चित रूप से उसको बढ़ाना चाहिए। आप क्या करने वाले हैं, क्या किया, मैं इस पे आऊंगा। हम ये जानना चाहते हैं सबसे पहले कि होना क्या चाहिए। विनोद जी कह रहे हैं कि उनको भारत में रहने की अनुमति देनी चाहिए क्योंकि वो यहाँ पर याचना करके आए हैं और वहां उनकी हालत ठीक नहीं है। हमारे साथ हिलाल अहमद साहब हैं। हिलाल साहब, मैं आपके पास में आता हूं। आप ये चीज बताइए कि होना क्या चाहिए आपके हिसाब से, जो यहाँ पर याचना करके पहुंचे हैं और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में उनके साथ जो कुछ हुआ वो जहन्नुम से ज्यादा बुरा था। मैं विनोद जी की बात से आधा सहमत हूं। पहली बात तो ये कि बहुत अच्छा मौका है हमारे लिए, भारत के लिए, कि हम दक्षिण एशिया में रिफ्यूजी समस्या के समाधान के लिए एक नया कदम उठाएं, और मुझे ऐसा लगता है कि इसको बहुत कानूनी तौर पर ना देखकर मानवीय आधारों पर देखना चाहिए। मैं इस बात से भी सहमत हूं विनोद जी की कि ये बहुत इस तरह की जल्दबाजी होगी कि आप जो है वो एक अल्टीमेटम दे दें 88 परिवारों को और 88 लोगों के परिवारों को कि आप एक दिन में देश से बाहर निकल जाएं। किसका देश है किसका देश नहीं है इस पर बहुत चर्चाएं हो सकती हैं, लेकिन मेरा पहला रिएक्शन जो है वो यही है कि मानवीय आधारों पर निसंदेह हमको इस तरह के अल्टीमेटम नहीं देने चाहिए। पहली बात, इस बात में मैं पूरी तरह से विनोद जी के साथ में सहमत हूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसको अगर हम दोबारा से जिस शब्दावली के साथ राजनीति खेली गई है विभाजन के समय में, अगर हम उस शब्दावली को आज भी इस्तेमाल करते रहेंगे तो परेशानी हो जाएगी, और ये परेशानी 3 आधारों पर होगी। पहला आधार ये होगा कि जो अभी एक बहुत अच्छा आपने दस्तावेज का जिक्र किया विनोद भाई, और मुझे ये बहुत हमें वाकई याद रखने की जरूरत है। लेकिन उस दस्तावेज के अंदर एक और क्लॉज भी था कि पाकिस्तान से हमने ये कहा था कि आप अपने यहाँ की माइनॉरिटीज या अल्पसंख्यकों का ध्यान रखेंगे और हम अपने यहाँ के अल्पसंख्यकों का ध्यान रखेंगे। पाकिस्तान ने वो नहीं किया, तो ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम एक मुद्दा भी उठा सकते हैं कि हमारे यहाँ हमने उस ट्रीटी को बहुत अच्छी तरह से अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने वैसा नहीं किया। लेकिन इसके साथ साथ में उस ट्रीटी में एक और बात भी कही गई है, वो ये है कि हम पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और पाकिस्तान हमारे मामलों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे पास इस समय कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये दिखाने का, और इससे कोई दो राय मैं नहीं रखता हूं कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ, पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी सिर्फ हिंदू नहीं है, पाकिस्तान में वो मुस्लिम समुदाय भी माइनॉरिटी के अंदर हैं जो कि डोमिनेंट मुस्लिम मेजोरिटी नहीं है, उनके साथ जो होता है वो भी महत्वपूर्ण है। इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी स्टेट फेल हो गया, तो पाकिस्तान से हम अपनी तुलना ना करें। और हम यहां पर एक और बात है, वो दक्षिण एशिया के संदर्भ में है कि अगर हमारे देश में बर्मा के रिफ्यूजी रह सकते हैं, अगर हमारे देश में अफगानिस्तान के रिफ्यूजी रह सकते हैं, तो निसंदेह पाकिस्तान से आए हुए रिफ्यूजीज को भी हमें स्वागत करना चाहिए। लेकिन हमें ये एक बहुत बड़ा मौका है कि दक्षिण एशिया में ये पूरा रिफ्यूजी के जो मामला है इस पर हमारी एक पॉलिसी होनी चाहिए। ये बहुत बुरी बात है कि अभी तक हमारी कोई पॉलिसी नहीं है। तो मैं इसमें दूसरी और बातें कहना अलग अलग हो जाते हैं, थोड़ा सा राहुल जी, हमारे चश्मे भी अलग अलग हो जाते हैं। मैं इलाज जाऊंगा।
हाँ जी हिलाल जी आऊंगा, हिलाल जी आऊंगा। मैं इसको थोड़ा विस्तार से लूंगा आपके पास आते हुए, लेकिन एक बार मैं प्रोफेसर मनन द्विवेदी साहब के पास में जाता हूं। द्विवेदी साहब, हाँ सर, हिलाल अहमद साहब कहते हैं कि नहीं रखना चाहिए, यहां पर यह मौका है। बंसल साहब भी कह रहे हैं हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनका नजरिया हालांकि कुछ भिन्न हो सकता है, लेकिन बुनियादी तौर पर सब चाहते हैं कि यहां पर रखा जाए। द्विवेदी साहब, आप क्या कहते हैं? यहाँ पर रखना चाहिए? हाँ, मैं यहाँ पर यही बात सामने पुट फॉरवर्ड करना चाहूंगा, रखना चाहूंगा कि मैं पिछले 5-6 दिनों से फेसबुक को देख रहा था और सोशल मीडिया में कुछ एक्टिविटी भी कर रहा था। तो मैंने एक बड़ी अच्छी चीज देखी, MGFR 47। तो MGFR 47 को अगर हम देखेंगे तो उसमें हम पाएंगे कि कुछ नाम मेरे सामने आए, जैसे कि सुखवंत सिंह, फिर दलजीत सिंह और मिस्टर शिव। तो ये लोग पिछले 40-45 वर्षों से, अगर मैं गिनती और काउंटिंग सही कर रहा हूं, तो ये लोग 1971 वॉर में के जो विस्थापित हैं, तो 65 के जो रिफ्यूजीज हैं, 47 के जो रिफ्यूजीज हैं और वेस्ट पाकिस्तान से हैं और चंब से हैं। तो चंब के लोगों की जो पीड़ा है वो सबसे ज्यादा मुझे प्रतीत हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत के साथ यहाँ एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि 1951 में UNHCR जो रिजीम, जो एक पूरी तरह की संस्थान बनाई गई कि रिफ्यूजीज को हम लोग रिफ्यूजीज माने, और विदेशों से जो लोग विस्थापित होकर आ रहे हैं, जो टिरेनी, दुख और पूरी तरीके से परसिक्यूशन झेल के जो लोग आ रहे हैं, उनको हम लोग एक स्टेट स्टेटस दें, स्टेट स्टेटस, सिटीजन्स का स्टेटस दें। और मैंने एक नया वर्ड इजाद किया है, डेनिजन्स। ऐसे लोगों को हमें सिटीजन्स ही नहीं बनाना चाहिए, ऐसे लोगों को हमें डेनिजन्स बनाना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो ये हिंदू हैं और ये भारत के हैं, और पाकिस्तान भी भारत का अंग रह चुका है। और एक तरीके से अगर हम सलमान रश्दी जी की बात कहें तो हम देखेंगे कि उन्होंने एक वर्ड यूज किया अपनी पुस्तक में, मिडनाइट चिल्ड्रन में। वो वर्ड था पैलिम्सेस्ट, मतलब एक तरीके कूंची और रंग तो हम सब जानते हैं, पर जो एक तरीके का जो कैनवास, जो पैलिम्सेस्ट होता है, उसमें सब तरह के रंग मिलके एक तरीके की उससे एक नया विधान प्रतीत होता है। तो हमको लगता है सरकार ने थोड़ी देर गिरूर की है, और मनमोहन सिंह जी के समय से भी बातचीत होती रही, और फिर 2014 में मैं पूरी तरीके से मोदी जी की सरकार को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि इनके वीजा बढ़ाए गए हैं। और मैं अपनी बात इसी बात से बंद करना चाहूंगा कि अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग नहीं हैं, तो 12 वर्ष तक अगर ये भारत में रह जाते हैं तो ये लोग, इनको भारत का नागरिक बनाया जा सकता है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के संदर्भ में अगर ये लोग 5 वर्ष भी भारत में रह जाते हैं तो इन्हें भारत का नागरिक बनाया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये एडहॉकिज्म थोड़ा सा रहा, प्रशासनिक राजनीतिक कारण रहे, पर इनको एक्सटेंशन में 6 महीने 8 महीने रखा जाए और इन्हें भारत की पूर्ण नागरिकता प्रदान की जाए। मैं तो MGFR 47 का प्रबल समर्थक माना जाऊंगा। धन्यवाद, मैं ये कहना चाहूंगा। बिल्कुल, साहब ये कह रहे हैं कि रखना चाहिए और मियाद बढ़ानी चाहिए। सब लोग आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ भुवनेश जैन साहब भी हैं, संयोजक नेहरू युवा केंद्र के। हमारे साथ इंदु सिंह सोढ़ा साहब भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी मैं जाऊंगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहां पर रुक रहा हूं, फौरन लौट रहा हूं और यहां से भी प्रतिक्रियाएं लेंगे। और ये समझने की बहुत अब जरूरत है, और जी मरुधरा इसको बहुत गंभीरता से ले रहा है, क्योंकि ये राजस्थान का मामला है, देश का मामला है, और जो लोग आए हैं वो राजस्थान से जुड़े रहे, कहीं ना कहीं उनकी जड़ें राजस्थान से रही हैं, इस देश से रही हैं। वापस लौट रहे हैं, चर्चा जारी है कि आखिर ये जाए तो जाए कहां। अरे आकाश, कहाँ गायब था यार? तुम दोनों इतने स्लिम कैसे बन गए? आप दोनों भी तो हमारी तरह गोल मटोल हुआ करते थे। आखिर सीक्रेट क्या है? कोई सीक्रेट नहीं है, आसान है, आप भी स्लिम बन सकते हैं, बिल्कुल हमारी तरह। आइए घर चलते हैं। ये क्या है? न्यूट्रीस्लिम। न्यूट्रीस्लिम स्लिम और सुंदर दिखने में मदद करे, मेडिकल्स में उपलब्ध है। घर घर में अब एक नया अभ्यास, बिस्कुट की दुनिया में एक नया एहसास। पतंजलि बिस्कुट स्वामी रामदेव जी की प्रेरणा से बने इस बिस्कुट में मैदा नहीं है। पतंजलि बिस्कुट परिवार में एक नई चुस्ती, प्राकृतिक गुणों से भरा।
सरसों बीज बोना चाहते हो तो कोई और सरसों बीज किस लिए? अवनी सीड्स लिमिटेड अहमदाबाद का रिसर्च सरसों बीज अवनी 9 और अवनी 15 बोइए और अधिक उपज लीजिए। रूट मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। किसान भाइयों, क्या आप जीरा बोना चाहते हैं? जरा ठहरिए और सोचिए। भारत भर में सबसे ज्यादा बिकने वाला अवनी सीड्स लिमिटेड अहमदाबाद का रिसर्च जीरा अवनी 111 ही बोइए, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। पेश है इंडिया की नंबर 1 110cc मोटरसाइकिल स्टार सिटी प्लस का नया गोल्ड एडिशन, स्टाइल का नया स्टार। Sunny Herbals hair color. Try it. Natural and safe from Maxim's Homeopathy. For natural condition and shine, Sunny Herbals hair color. रबी में अधिक उत्पादन लेने के लिए खेती के उन्नत तरीके अपनाएं। खेतों में नमी संरक्षित करें, देशी खाद डालकर जुताई करें, फिर पाटा लगाएं। अंतिम जुताई के समय 25 किलो क्यूनोल फॉस भूमि में मिलाएं। प्रति हेक्टेयर 250 किलो जिप्सम डालना न भूलें। बारानी सरसों और तारामीरा की बुवाई 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक पूरी कर लें। बुवाई के लिए तारामीरा की T27, ITSA, RTM 314, RTM 2002, सरसों की T59, RH 30, पूसा बोल्ड, बायो 902, पूसा क्रांति किस्में ठीक रहती हैं। सरसों, तारामीरा और तोरिया का 4 से 5 किलो बीज काफी रहता है। प्रति किलो बीज में 2.5 ग्राम मेन्कोजेब मिलाकर बीजोपचार करके बुवाई करें। अधिक जानकारी के लिए फोन करें 1800 180 1551 पर। आपका साधारण टैंक में लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। लगातार हमारी खास पेशकश जारी है। इससे पहले कि मैं मेहमानों के पास में जाऊं, आपको ये बता दें कि जी मरुधरा की मुहिम पर नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी, राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी का यह कहना है कि गंभीर मामला है, जिस पर न सिर्फ सरकार को सोचना चाहिए बल्कि शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर तुरंत राहत देनी चाहिए। तुरंत शब्द का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये जताया है कि फौरन अविलंब इनको राहत मिलनी चाहिए। जो शरणार्थी जो परिवार यहाँ आए हुए हैं उनको भी बैठ के एक सही तरीके से जो है उसका एक विस्तृत रूप से जो उसकी सर्वे हो, और सर्वे होने के बाद में जो एलिजिबल हो, जो हिंदुस्तान के अंदर रहना चाह रहा हो, तो सरकार को एक अच्छे सोच के साथ में कदम उठाना चाहिए और उनको नागरिकता की जो फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा करके उनको नागरिकता देनी चाहिए। हिंदुस्तान छोड़ के वो जाने ही नहीं चाह रहे, तो वीजा का कोई महत्व नहीं है। और तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। भुवनेश जैन साहब हैं हमारे साथ। मैं जैन साहब आपके पास में आता हूं, आपसे मैं राय ले लूं, होना क्या चाहिए? तुरंत राहत मिलनी चाहिए, क्या रखना चाहिए उनको भारत में, या फिर ये कहना चाहिए नहीं साहब अब आप अपने देश वापस चले जाओ? नहीं, इसमें तो मानवाधिकार का मामला है, सेवा का मामला है, कोई इंसानियत का मामला है। तो जो लोग आए हैं हमारे यहाँ तो उन्हें तो मदद तो मिलनी ही चाहिए। लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपको कि ये लोग जो लोग हैं सारे के सारे भूमिहीन लोग हैं और जनजाति हैं। ये लोग भील जाति के लोग से ऐसे जुड़े हुए लोग हैं। ये 1965 के अंदर 15-20 हजार शरणार्थी यहाँ आए, 1971 के अंदर आए, और उसके बाद करीबन 30 हजार लोग जो है इस इलाके के अंदर पहुंचे हैं। तो उसमें आधे से अधिक लोगों को उनको नागरिकता भी मिल गई है। लेकिन अभी जो थार एक्सप्रेस शुरू होने के बाद में जो लोग आ रहे हैं इस समय, वो सारे के सारे गरीब लोग हैं, भूमिहीन लोग हैं, और उन्हें बेसिक सुविधाएं पाकिस्तान के अंदर नहीं मिल रही हैं। ये वो लोग हैं। तो ऐसे में जब गरीब लोग हैं तो गरीब के साथ में जुड़ी हुई सारी सामाजिक समस्याएं जो है उनको भुगतना पड़ रहा है उस इलाके के अंदर। तो इसी लिहाज से ये लोग वहां से माइग्रेट होकर आए हैं और बेसिकली सोशल और इकोनॉमिक माइग्रेंट है ये लोग। तो ऐसे में जब इस इलाके के अंदर आए हैं तो वहां जब उनके पास जमीन नहीं है, नागरिकता होने के बाद भी उनके लिए कोई बेसिक सुविधाएं नहीं है, तो उनके मन में एक सपना है कि कहीं न कहीं हमको यहाँ जगह मिल जाए। तो ऐसे में सरकार को निश्चित रूप से आगे आना चाहिए और मदद करनी चाहिए।
नहीं देखिए राहुल जी, इसमें एक बात और मैं सबकी मदद होनी चाहिए, यहाँ पर रखना चाहिए। राहुल जी बिल्कुल बिल्कुल बंसल साहब का है। हाँ बिल्कुल, इसमें मैं एक बात और इसमें और ये दूसरा, जब भूमिहीन लोग हैं इस जनजाति के साथ में, क्योंकि मैंने अध्ययन किया है थार के भीलों के ऊपर भी, तो यहाँ तो फिर भी 1952 के अंदर बक सेटलमेंट के टाइम में इनको जमीन मिल गई थी। कमोवेश इनकी स्थितियां पाकिस्तान के भीलों से काफी ठीक है, लेकिन अभी भी जो एक गरिमा इनको यहाँ मिलनी चाहिए वो थार के इलाके में, हिंदुस्तान में भी नहीं है, लेकिन वहां तो स्थितियां बहुत बिगड़ी हुई है। ठीक है, ऐसे में वो लोग सोचते हैं कि थार एक्सप्रेस में आने जाने वाले लोगों से वो सुनते हैं कि वहां लोगों को नागरिकता मिल गई है, वहां सुकून की जिंदगी, वहां इज्जत की जिंदगी मिल सकती है, तो इसी भरोसे वो लोग यहाँ आते हैं मूलतः, तो इसलिए वो यहाँ पर आ रहे हैं। उनको अपने हक की तलाश है, उनको अपने वजूद की तलाश है। बुमने जी, मैं सॉरी बंसल साहब आपको जोड़ना चाहते हैं, मैं आपके पास में आऊंगा, यदि उन्हें आऊंगा। बंसल साहब, एक हिंदू सिंह सोढ़ा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लंबे वक्त से वो संघर्ष कर रहे हैं, एक बार मैं उनसे रिएक्शन लेता हूं, उसके बाद में मैं आपके पास में आता हूं। सोढ़ा साहब, इतनी एक जैसी राय हो, सब एक जाजम पर हो, कोई दो राय नहीं हो, मदद होनी चाहिए, आपको फिर क्या लगता है दिक्कत कहां है? देखिए, मैंने 2 दशक से तो मैं कायदे से काम कर रहा हूं, उससे पहले भी मैं इस समस्या से जुड़ा रहा हूं। दरअसल जो दिक्कत है, मैं अभी सभी को सुन रहा था, सभी लोग एक बात कहते हैं कि इनको यहां पर रखना चाहिए, कोई मानवीय आधार पर कह रहा है, कोई बाकी चीजों पर है। एक तो इस समस्या को समझने के लिए पहले तो आपको इसको जड़ से समझना पड़ेगा। जड़ यह है कि ये 2 नेशन थ्योरी पर जब मुल्क का बंटवारा हुआ है, और उसमें खास करके ये लोग धार्मिक उत्पीड़न के अलावा इनकी कोई वजह नहीं है। अगर आप सामाजिक बाकी चीजें वो अपनी जगह पर हैं, अब उसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहता है, चाहे वो इंडिया 1951 का जो यूएन कन्वेंशन ऑन रेफ्यूजीज है उसका सिग्नेटरी है या नहीं है। इंडिया बहुत सारे जो कन्वेंशन है, इंटरनेशनल कन्वेंशन है, उनका सिग्नेटरी है, जिसके तौर पर जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है उसकी हिफाजत करना भारत की बाकायदा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो वो उसमें चाहे वो ये चीजें हों, चाहे एक नीति जिसकी कि अभी कमी है। और मैं तो अभी सीधी इस मसले को, जब आपने पूछा है तो मैं उस पर मैं बात करता हूं कि अभी जो नई सरकार आई है उसने कुछ तो रीनोटिफाई की है चीजें, और कुछ जो है वो नई चीजें भी की है। मैं 3 चीजों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिसमें इनको तो खास करके जो अभी हरेस किया जा रहा है, ये हरेस करने का तो इनको अधिकार बनता ही नहीं है। खास करके जैसे अभी इन्होंने ये कहा है, जो नई रीनोटिफाई किया उसमें, ये मैं सिर्फ 12 दिसंबर, मेरे पास में वो आदेश की कॉपी पड़ी है, 12 दिसंबर 2014 की बात है, ये नई सरकार आई थी। तो इन लोगों ने ये कहा है कि जो धार्मिक उत्पीड़न की वजह से इस देश में आता है उसको न सिर्फ वापस डिपोर्ट नहीं किया जा सकता, वो यहां रह सकता है, बल्कि ये भी कहा कि अगर उसका वीजा, जैसे इनके साथ में वीजा का मसला है कि ये हरिद्वार का वीजा है और ये जैसलमेर रह रहे हैं, तो मल्टीपल वीजा का शब्द का इस्तेमाल किया गया है, और वो 3 जगह एक साथ मतलब अप्लाई करके उसके लिए एलिजिबल है कि वो 3 जगह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है राहुल जी। उसके लिए परमिशन एक साथ 3 जगह की मिल सकती है। ठीक है। और इसके साथ जो है वो ये है कि जो दूसरी बात है वो ये है कि अभी सिर्फ 20 दिन पहले, 20 दिन तो नहीं लेकिन 1 महीना भर पहले एक आदेश निकला जिसकी मेरे पास में कॉपी है। वो आदेश ये साफ कहता है कि जो पड़ोसी बांग्लादेश और पाकिस्तान, वहां की माइनॉरिटीज, और उस माइनॉरिटीज में बाकायदा उन्होंने पूरा जिक्र किया, उसमें हिंदूज है, सिख्स है, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियंस हैं, तमाम लोग हैं। वो लोग अगर यहां पर आते हैं और परसिक्यूशन खास करके जो उनके साथ, तो उनको जगह मिलनी चाहिए, और उसके लिए बाकायदा प्रावधान है। हिंदू सिंह जी थोड़ा सा विस्तार से इस पर बात करूंगा, थोड़ा सा इस पर विस्तार से बात करूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए जाना है, एक छोटे से ब्रेक के लिए जाना है। हिंदू सिंह जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए जाना है, वापस आ रहा हूं, सीधे आपके पास ही आऊंगा और विस्तार से बात करूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, और हिंदू सिंह सोढ़ा साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, और वो बताना चाहते हैं कि आखिर किस तरह से कानूनन प्रावधान है लेकिन बावजूद इसके समस्या पैदा हो रही है। वापस लौट रहे हैं।
sing its bling with Ayurved Nutrigain. शक्ति युक्त, पावरफुल, सुदृढ़ शरीर के साथ वजन बढ़ाने के लिए Ayurved Nutrigain. न्यूट्रीगेन मेडिकल्स में उपलब्ध। Own the bliss and fall in love. Try out. आज का दिन मेरे लिए कुछ ज्यादा ही खास है, क्योंकि आज मेरे घर में गुरु का प्रवेश हुआ। गुरु? बृहस्पति, जुपिटर। एक बार घर में इसका प्रवेश हो जाता है तो परिवार में खुशियां ज्यादा ले आता है। TVS Jupiter, ज्यादा का फायदा। किसान भाइयों, क्या आप जीरा बोना चाहते हैं? जरा ठहरिए और सोचिए। भारत भर में सबसे ज्यादा बिकने वाला अवनी सीड्स लिमिटेड अहमदाबाद का रिसर्च जीरा अवनी 111 ही बोइए, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। इस दिवाली हर दुकान का चक्कर लगाओ, आधी रात तक मचाओ शोर, खुशियां बांटो डोर टू डोर। दूर दूर तक बाइक चलाओ और सबसे मिलकर मजे उड़ाओ। 95 kmpl वाला माइलेज का बाप TVS स्पोर्ट इस दिवाली सिर्फ 36,880 से। ब्रो ये दे दे। किसको? डैड को। ये जो HD बॉक्स लाए हो, इसमें तो सिर्फ क्रिकेट चैनल HD में आएंगे, डैड के फेवरेट नहीं। बढ़ के आया, पढ़ा ले बच्चू। Dish to HD Plus, maximum HD channels, including dad's favorite. तो वो इतने गुस्से में क्यों है? बड़े वाला तो रिस्पॉन्सिबल है, टेंशन छोटे की है। गर्ल्स कॉलेज आगे पीछे घूमता रहता है, खोता। पता नहीं बच्चू। अब क्रिकेट के साथ पाएं मैक्सिमम HD चैनल्स, आप भी हैप्पी और फैमिली भी। Watch out, I've got you. I've got you. Watch out. I've got you. Watch out. I've got you. The new TVS Apache Matte Blue Edition, True Blue Races. रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आ गए जी, आ गए। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। ऑनर ड्रीम सीरीज ले लो जी। ब्रो खाना ऑर्डर कर लेना। क्यों? ये जो HD बॉक्स लिया है, इसमें तो सिर्फ क्रिकेट चैनल HD में आएंगे, भाभी के फेवरेट नहीं, तो वो तो आपको खाना देने से रही। Dish to HD Plus, maximum HD channels, including your भाभी's favorite. वो तो इतनी खुश है कि Darling, cupcakes are ready. कपकेक्स मेरे लिए तू ऑर्डर कर ले। अब क्रिकेट के साथ पाएं मैक्सिमम HD चैनल्स, आप भी हैप्पी और फैमिली भी। पूरा पेमेंट? नो नो नो। गारंटर? नो नो नो। इनकम प्रूफ? नो नो नो। बस दीजिए 5999 और ले जाओ इसे। हाँ हाँ हाँ। पाक विस्थापित हिंदुओं को सोमवार तक जैसलमेर छोड़ने का फरमान सुना दिया गया है। जहन्नुम से जिंदगी जीने वाले इन लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने वाला कोई नहीं है, ना ही हिंदुस्तान और ना ही दुनिया। नहीं रह सकते अब पाक विस्थापित, छोड़नी होगी जैसलमेर की जमीन। सुरक्षा की वजह से होंगे बेदखल, एसपी के आदेश से मची खलबली। हिंदुस्तान में ये हकीकत उन हिंदुओं की है जो पाकिस्तान को छोड़कर अपने परिवार के साथ आए हैं, जिनकी जिंदगी वहां जहन्नुम हो गई थी, जिन्हें जान बचाने की जरूरत आन पड़ी है। वो फरियाद कर रहे हैं कि वो मियाद बढ़ा दी जाए, जिसके तहत वो
वो वीजा लेकर हिंदुस्तान आए और अब वक्त खत्म होने पर उन्हें बेदखल करने का फरमान सुना दिया गया है। लेकिन दुनिया की कौन कहे, हिंदुस्तान ही खामोश है। अब जरा दूसरा सच देखिए। सीरिया से यूरोपीय देशों में पनाह की तलाश में निकले मासूम ऐलान कुर्दी की तस्वीर ने पूरी दुनिया को हिला डाला था। एक नई बहस छिड़ी मानवाधिकार को लेकर, विस्थापितों या शरणार्थियों को लेकर। हिंदुस्तान में भी सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक में लोगों ने जमकर आंसू बहाए, आह भरी, बेरहमी पर बहस की। लेकिन पाकिस्तान के विस्थापित हिंदुओं को हिंदुस्तान की उस दरिया दिली का इंतजार आज भी है। इनकी मांग भी बहुत छोटी सी है, इनके वीजा की अवधि बढ़ाई जाए, हिंदुस्तान की नागरिकता के लिए वक्त 7 साल से कम किया जाए, नागरिकता के फीस के ढांचे में रियायत की जाए, नागरिकता देने का अधिकार कलेक्टर को दिया जाए, रहने के अस्थायी ठिकाने को तय किया जाए। इनके तर्क में वजन तब बढ़ जाता है जब बांग्लादेश और तिब्बत के शरणार्थियों की तस्वीर आती है। सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान के नाम पर अपनों से भेदभाव किया जा रहा? मानवाधिकार के हिमायती पाक हिंदुओं पर कुछ नहीं बोलेंगे? दुनिया के दर्द पर दुखी हिंदुस्तान पड़ोसी पाकिस्तान में अपने भाइयों पर खामोश रहेगा? जाहिर है इस पर फैसला हिंदुस्तान के हुक्मरानों और दुनिया को करना है, जिनकी सियासत हिंदुओं की धुरी पर टिकी है या फिर धर्म के नाम पर मची मारकाट को रोकने पर। तब भी जब ऐलान के आंसुओं को समंदर समेट चुका था, लेकिन दुनिया ने आंसुओं का नया समंदर बहा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो परिस्थिति क्या ये आपने समझी। तमाम खास मेहमान है मेरे साथ। हिंदू सिंह सोढ़ा साहब कुछ बता रहे थे, मैं एक बार सोढ़ा साहब का एक बार फिर से रुख करूंगा। सोढ़ा साहब, आप जिक्र करते हैं जो बांग्लादेश या पाकिस्तान से विस्थापित होकर के आते हैं, जो माइनॉरिटी के लोग हैं उनकी। सोढ़ा साहब, आप जिक्र करते हैं जो सरकार बनने के तुरंत बाद का आदेश था उसकी। आप बात करते हैं 20 दिन या 1 महीने पहले आए आदेश की, लेकिन बावजूद इसके आपको क्या लगता है कि क्यों जैसलमेर में पहुंचे 88 लोगों के परिवार को तुरंत छोड़ने के लिए जैसलमेर कहा जा रहा है? देखिए, ये नासमझी है वहां का जो लोकल प्रशासन है उसकी। और अभी मैं एक समिति में हूं, मैं राज्य स्तरीय समिति जो कि बहुत सीनियर ऑफिशियल्स की है, एक यहां पर संभागीय आयुक्त के अध्यक्षता में समिति है, जिसमें जो ऑर्डर देने वाले, जिन आप एसपी साहब का कह रहे हैं, वो खुद मेंबर हैं और वो उसमें थे भी। मैंने, आप ताज्जुब करेंगे, भारत सरकार ने जो अभी रीनोटिफाई किए या कुछ नए आदेश निकाले, उन सबके न सिर्फ उस बैठक के अंदर मैंने जिक्र किया, और वो आदेश इनके पास में है ही नहीं। जो आदेश नहीं है तो मैंने उसकी कॉपीज इन सबको दी, क्योंकि मैं दिल्ली न सिर्फ गृह मंत्रालय के संपर्क में हूं, बल्कि मैं खुद जो एक टास्क फोर्स बना है, अभी नई सरकार ने आने के बाद में एक टास्क फोर्स बनाया है, और वो है ज्वाइंट सेक्रेटरी होम, जो फॉरेनर्स डिवीजन जो इस मसले को डील करता है, उनकी अध्यक्षता में है। तो उस बैठक में मैं गया था और सब आदेश मैं लेके आया हूं, और वो मैंने इनको दिए हैं। और ये कहा है कि आप ये नहीं इनको निकाल सकते। मतलब ये 88 लोगों की बात नहीं थी, बात ये थी कि मेरे पास में, आप ताज्जुब करेंगे, मैं राजस्थान सरकार को, ये तो 88 लोगों को लेकर के आप बहस कर रहे हैं, हालांकि उसमें अच्छी बात हो गई कि नीति पर बात आ गई, तो 1000 लोगों की तो मैं लिस्ट जमा करा चुका हूं। अभी मेरे पास में 1700 की तो मेरे पास में लिस्ट है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अभी तक मेरे तक नहीं पहुंचे हैं। तो ये आंकड़ा मेरे हिसाब से 2000 से ज्यादा उन लोगों का है जिनके पास में जोधपुर या जैसलमेर जो रह रहे हैं उनका वीजा नहीं है, वीजे का मसला है। और बाकी तो 15000 लोग हैं जो कि इस क्यू में हैं। तो कहने का मतलब है कि आप, जब भारत सरकार का आदेश है बाकायदा, और वो पहुंचता है नंबर 4 ग्रुप जो होम डिपार्टमेंट है राजस्थान सरकार का, उसके पास में या नहीं, वो जो लोकल एफआरआर जो एसपी है उसके पास पहुंचता है कि नहीं, जो कलेक्टर वहां पर है इसके पास पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, ये आपस में सरकार के कोऑर्डिनेशन का मसला है। ये कोई उन लोगों की प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ये जबरदस्ती करेंगे तो हमारे पास में कई तरीके हैं, क्योंकि कोर्ट के दरवाजे खुले हैं और इस ढंग से ये लोग नहीं कर सकते।
तो जो मुझे इनमें कमी लग रही है वो कोऑर्डिनेशन की कमी है, और इस कोऑर्डिनेशन को तुरंत जो है सरकार को अभी जो जिस ढंग से आप मीडिया के माध्यम से चला रहे हैं, बाकी हम लोग भी अपने स्तर पर जो कर रहे हैं, उसमें तुरंत इस जो भी नीचे स्तर पर जो नासमझी कर रहे हैं उनको तुरंत रोकना चाहिए। उनको तो सच अगर आप पूछें तो ये पूछने का अधिकार ही नहीं बनता है, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर साफ ये कहता है कि आप उनके पास में, ये तो इनके पास में पाकिस्तान का पासपोर्ट है, इनके पास में इंडियन एम्बेसी जो इस्लामाबाद में है उसका दिया हुआ वीजा है, अगर ये नहीं भी है तब भी अगर वहां की माइनॉरिटी है वो प्रोसिक्यूशन की शिकायत करती है तो उसको आप जबरदस्ती नहीं भेजेंगे, उसको डिपोर्ट नहीं करेंगे, जिसकी ये धमकी दी जा रही सोमवार की। कौन होते हैं ये सोमवार तक? और इन लोगों ने देखा है क्या उनके पास में? अगर उन लोगों ने यहां पर जोधपुर एफआरआर को एडिशनल वीजा के लिए अप्लाई किया है, इसकी इनको कहां से खबर आ गई 2 दिन के अंदर? इन्होंने गृह मंत्रालय को पूछा, नंबर 4 ग्रुप को उन्होंने पूछा, मिनिस्टर ऑफ होम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो इस ढंग से वहां पर तानाशाह बनकर के और अपने हिसाब से धमकियां दे रहे हैं और अल्टीमेटम दे रहे हैं। होते कौन है ये अल्टीमेटम देने वाले? ठीक है जी, बंसल साहब हमारे साथ जुड़े हुए। बंसल साहब, ये लाल फीताशाही का शिकार हो रहे हैं, गृह मंत्रालय का क्या मामला है? क्या आदेश है जो केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के, वो आदेश आपस में कोऑर्डिनेशन में नहीं है, जानकारी पहुंचती नहीं लोकल प्रशासन तक, और पुलिस वहां पर तानाशाही का रवैया अपनाती? क्या ये सच है? क्या ऐसा हो रहा है? और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर क्या किया जाना चाहिए, और क्या आप और आपका संगठन कर सकता है? नहीं राहुल जी, बहुत महत्वपूर्ण बात सोडा साहब ने कही है। मैं उसी बात पर आ रहा था जो बात उन्होंने उठाई है। निश्चित रूप से मैंने भी वो नोटिफिकेशन देखे हैं, वो जो भारत सरकार ने जारी किए थे। अभी जब राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री बने थे तो उससे पूर्व, मतलब चुनावों से पूर्व भी वो स्वयं जो है ना विजयवासन आकर के उन पाकिस्तानी हिंदुओं से मिले थे और लगभग 2 घंटे उनके साथ रहे। बाकायदा कुछ और वरिष्ठ अधिकारी भी आए थे, लेकिन जब गृह मंत्री बने उसके बाद भी उन्होंने उस क्षेत्र का विजिट किया, और विजिट करने के बाद में इमीडिएटली होम मिनिस्ट्री को कहा कि भाई इनका जो कागजी कार्रवाई उसको पूरा कराइए उसको, और उन्होंने कागजी कार्रवाई पूरी की। और इसके बाद में अभी भी देखिए, अभी जो मंजनू का टीला दिल्ली में है, जो पाकिस्तान से आए हुए बंधु हमारे रुके हुए हैं, उनके लिए रिलीफ रिहेबिलिटेशन के लिए भी काफी सारी चर्चा हुई है। और अभी वहां शिक्षा को लेकर के परेशानी थी। एमसीडी के खुद मेयर ने आकर के घोषणा की थी कि नहीं, दिल्ली के जितने भी एमसीडी के स्कूल है, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, उन सारे स्कूलों में कहीं भी आप एडमिशन करा सकते हैं, इसमें किसी को कोई बंदिश नहीं है। इसके अलावा दिल्ली सरकार के एक बड़े वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पर आई थी। वो अपने केजरीवाल जी की जो ओएसडी थी वो आकर के खुद वादा करके गई थी कि भाई हाँ, यहाँ इनके लिए पानी बिजली की सुविधा के साथ साथ हम जो है ना मकान भी प्रोवाइड करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। हालांकि ठीक है, अभी तक उस मकान के संदर्भ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ अभी तक जानकारी नहीं हुई, लेकिन इतना मुझे पता है कि जो इनके वीजा की अवधि बढ़ाने वाला काम था वो काफी द्रुत गति से आगे बढ़ा, और दिल्ली के अंदर, दिल्ली और एनसीआर के अंदर रहने वाले जितने भी बंधु हैं उनका सबको मुझे जानकारी है, वहां किसी तरह की कोई दिक्कत आज की डेट में नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इनके रिलीफ और रिहेबिलिटेशन, बच्चों की समस्या और उनके रोजगार की समस्या वो बड़ी जबरदस्त है। इसके अलावा इन बंधुओं के साथ एक दिक्कत बहुत है कि कोई आइडेंटिटी नहीं है। आज वो भी उस वीसा को लेकर के कहीं ये अपना बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते, या उनका अपना कोई पैसा रखना है तो वो रख नहीं सकते, वहां जाने आने में दिक्कत आती है, पुलिस वाले तंग करते हैं। इन सब समस्याओं का समाधान भी दिल्ली के अंदर, एनसीआर के अंदर तो काफी हद तक निकला है। लेकिन मुझे ताज्जुब हो रहा है कि जैसलमेर जैसा स्थान जहां के लोग बड़े संजीदा हैं और वहां के प्रशासनिक मशीनरी के बारे में मैंने बहुत सुना है, बहुत अच्छे हैं, पता नहीं कैसे ये जो कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, जो सोडा जी ने कहा, वास्तव में कम्युनिकेशन गैप है, इसको थोड़ा दूर करने की आवश्यकता है। मैं तो कहूंगा सीधा सीधा अपने राज्य के मुख्यमंत्री महोदया को कि इस विषय में इंटरफेरेंस करके और उसको, इस मामले को सुलझाएं। लेकिन इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जिस जो आबादी के स्थान की जो 30% थी, मतलब बहुसंख्यक आबादी थी, जो 1% से भी कम रहेगी पाकिस्तान में, ये वो लोग हैं जिनकी लड़कियों का अपहरण हुआ, जिनके जो ईश निंदा के नाम पर पाकिस्तान में बार बार इनको प्रताड़ित और परेशान किया जाता है। आप देखिए, नफरत के आधार पर जिस देश का विभाजन हुआ और जो देश बना, बेसिकली वो जो है आज वही नफरत के शिकार ये लोग बन रहे हैं। आप देखिए, ये कोई इनकी जो समस्या है, इनको आम तौर के जो रिफ्यूजी समस्या उससे नहीं जोड़ना चाहिए। मुझे लग रहा है जो आम रिफ्यूजी वर्ल्ड ओवर हैं और इनमें बहुत बड़ा अंतर है। ये रिफ्यूजी नहीं है, ये वास्तव में इस भारत की धरती के वही नागरिक, डिस्क्रिमिनेशन का ज्यादा शिकार है। ये भारतीय हैं और इससे ज्यादा बल्कि परसिक्यूशन के शिकार हैं। निश्चित रूप से इनके साथ डबल मार हो रही है। तो भारत के अंदर तो भारत तो इनका अपना है, इसमें तो कोई दौरा ही नहीं है। और जब समझौता हुआ, जब भारत का विभाजन हुआ था, तब भी इन लोगों के साथ यही था कि भारत सरकार इस बात की चिंता करेगी। लेकिन बीच में एक बड़ा अंतराल ऐसा आ गया कि जहां पर के उन्होंने एट्रोसिटी बढ़ाना शुरू किया, हमारी सरकारें वो आंख मूंद करके बैठ गई, तो वो उस सब के कारण थोड़ा समस्या ज्यादा बनी। हाँ,
तो मुझे लगता है अब इसमें थोड़ा सा सकारात्मक पहल की अभी भी ये लोग लटकती तलवार के नीचे ही बैठे हुए हैं। हाँ, ऑफ कोर्स हालात बहुत ज्यादा बदले नहीं हैं, बहुत ज्यादा हालत और लाल फीताशाही के अभी भी शिकार है। ठीक है, इस पर बात होगी जी। मैं इस पर हिलाल जी से भी प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन इस बीच ये बता दें कि पाकिस्तान में हिंदू महिलाएं और लड़कियों की जिंदगी में जहर घुल गया है। लड़कियों को अगवा कर जबरन उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, मुसलमानों से उनकी शादी कराई जा रही है, और स्थिति यह है कि वो वहां रहने के लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं कि हम हिंदुस्तान में मरना पसंद करेंगे पाकिस्तान में जीने से। अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। पाकिस्तान में हिंदू बहू बेटियों की यही दास्तां है, दर्द और सितम की अनगिनत कहानी। सीने में समेटे वहां की हिंदू महिलाएं जिंदगी को बोझ मानकर ढो रही हैं। आखिर उस मुल्क में वो अल्पसंख्यक हैं और उनको सुनने वाला कोई नहीं। खल्क खुदा का, हुक्म हुक्काम का और मुल्क बादशाह का। हिंदू लड़कियों पर बहुसंख्यकों के जुल्म के आगे कानून भी पौना बन गया है। कभी पूनम को जबरन मरियम बना दिया जाता है, कभी रिंकल जबरन मुसलमान की बेगम बना दी जाती है। पाकिस्तान में ऐसी न जाने कितनी पूनम और रिंकल हैं जिन्हें जबरन इस्लाम कबूल करना पड़ा है। आंकड़ों की जुबानी बात करें तो पाकिस्तान में हर महीने औसत 25 हिंदू लड़कियों का अपहरण होता है और उनका जबरन धर्म परिवर्तन किया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नौकरी और मजदूरी के लिए घरों से निकलने वाली महिलाओं में से 76% यौन दुर्व्यवहार का शिकार होती हैं। वहीं शिक्षण संस्थानों में 43% महिलाओं के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है। पाकिस्तान का मानवाधिकार आयोग भी मानता है कि हिंदू लड़कियों के साथ वहां की पुलिस और अदालतें इंसाफ नहीं करती। हिंदू लड़कियों पर अत्याचार और अमानवीय सलूक को लेकर वहां की संसद से लेकर सड़क तक संग्राम हुआ, लेकिन नतीजा ढाक के 3 बात। आखिर उन्हें कौन दिलाएगा इंसाफ? वो जाएं तो जाएं कहां? कानून और सरहद की बंदिशें उन्हें उस दलदल से निकलने भी नहीं देती। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। चर्चा जरूरी है और चर्चा गंभीर लगातार हो रही है। जी मरुधरा पर हिलाल अहमद साहब हमारे साथ बने हुए हैं। हिलाल भाई साहब, मैं आपके पास में आता हूं। इस चीज को जरा समझाइएगा हिलाल साहब कि क्या 47 में जब एक ही दिन भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, एक ही दिन जन्म हुआ दोनों देशों का, भारत में माइनॉरिटीज को ट्रीट हमारे संविधान ने, हमारी सामाजिक व्यवस्था ने, हमारे कानून ने अलग तरीके से किया, और पाकिस्तान में माइनॉरिटी को वहां के कानून ने, वहां की न्याय व्यवस्था ने, वहां की सामाजिक व्यवस्था ने और वहां एज ए नेशन बहुत अलग तरीके से ट्रीट किया गया उसको। हाँ, ये सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो शब्द है अल्पसंख्यक, उसको थोड़ा सा उस पर विस्तार से बात होनी चाहिए। अल्पसंख्यक, और जिस तरह से आपकी रिपोर्ट आ रही है, जिस तरह इतना मासूम अगर राजनीतिक सवाल होते तो चीजें कब की सॉल्व हो जाती, कब का उनका हल निकल जाता। लेकिन राजनीति जो है और उसका जो समाजशास्त्र है वो बहुत थोड़ा सा पेचीदा होता है, तो उसको इतना सिंपल तरीके से बता देने से मुझे ऐसा लगता है कि समस्याएं ज्यादा बढ़ेंगी ना कि कम होंगी। तो आपका सवाल जो है अल्पसंख्यक शब्द पर है। अल्पसंख्यक भारत, जहां तक भारत का संविधान है, बहुत स्पष्ट तौर पर कहता है कि अल्पसंख्यक केवल धार्मिक आधार पर नहीं है, उसमें भाषा भी है और उसमें क्षेत्र भी है। तो हमने जिस तरह से अपने यहाँ पर एक विमर्श का निर्माण किया, वैसा विमर्श पाकिस्तान में नहीं बन पाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ पर कहीं ना कहीं पर जिसे कहा जाता है कि अपनी, देखिए हमने एक सर्वेक्षण किया था 2006-07 में, और हमने लोगों से ये पूछा था कि भारत में लोकतंत्र के मायने क्या हैं। तो हमने ओपन एंडेड सवाल पूछा था, और इसमें सबसे बड़ा जवाब जो लोकतंत्र के मायने का आया भारत में, वो ये था, तकरीबन 80% लोगों का ये मानना है कि लोकतंत्र का मतलब होता है अपनी आवाज को उठाना और अपनी आवाज को एक्सप्रेस करना, अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस करना। तो भारत में अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस करने की जो परंपरा है वो स्थापित हुई। पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो पाया। तो इसका सीधा प्रभाव जो है वो इस पर भी पड़ता है कि पाकिस्तान में जो, जिसे हम अल्पसंख्यक कहते हैं, मैंने पहले भी ये बात कही कि वो कई आधारों पर अल्पसंख्यक हैं। वहां पर होने वाले जातीय दंगे इस बात के प्रतीक हैं। वहां पर निसंदेह हिंदुओं के ऊपर जो होने वाले अत्याचार हैं वो धार्मिक हैं, इससे कोई दो राय नहीं है।
और इसी तरह से वहां पर वर्क। लेकिन सवाल आपका घूम फिरकर बाद में जिस तरह से आपकी रिपोर्ट आ रही है उससे मुझे थोड़ी सी परेशानी है, और वो परेशानी इस तरह से है जैसे आपके चैनल पर जैन साहब एक बात कह रहे थे। नहीं, एक मिनट मुझे पहले बोलने दीजिए। जो जैन साहब कह रहे थे वो एक बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि आप पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि लोग कौन हैं। अगर ये मामला सीधा सीधा हिंदू और मुसलमान का होता तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान हिंदू और भारत जो है, भारत हिंदू और पाकिस्तान मुसलमान, तो एक कब का हल हो जाता। लेकिन मसला यहां पर दूसरा है। मसला ये है, ये वो लैंडलेस लेबरर हैं जो कि ये जानते हैं कि पाकिस्तान में उन पर धार्मिक तौर पर तो अत्याचार हो ही रहे हैं, लेकिन उनकी वर्गीय समस्याएं भी हैं, उनकी जातीय समस्याएं भी हैं। और भारत क्योंकि एक ज्यादा विकसित देश है, इसलिए यह संभव है यहां पर कि यहां पर ना केवल धार्मिक तौर पर वो ये बहुत लाल साहब ऐसा नहीं, इसका मतलब तो सीधा सा यह हुआ सारे हिंदू और वजह ये कि आप सीधा सा इसको हिंदू मुसलमान में अगर बात कर देखना चाहते हैं तो कोई जवाब नहीं मिल सकता इसका कोई जवाब नहीं हो सकता। तो सीधी से बात हिलाल साहब कह रहे हैं, हिलाल साहब एक मिनट, हिलाल साहब वापस आ रहा हूँ, बहुत गलत ट्रैक पे चले जाएंगे। नहीं, गलत ट्रैक पे नहीं। हिंदू सिंह सोडा साहब हमारे साथ जुड़े हुए, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा क्या ये सोशल मामला है, मुसलमान पर रखना चाहते हैं, मामला नहीं है। गलत ट्रैक पे सोडा साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हिलाल साहब आ रहा हूं, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, वापस आ रहा हूं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। और ब्रेक लूं उससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब हमारे साथ जुड़े हुए और वो मारवाड़ इलाके से ही आते हैं, जोधपुर से आते हैं, सरदारपुरा से विधायक हैं इस वक्त, और जोधपुर का जाना माना नाम भी है। गहलोत साहब, बहुत बड़ी समस्या है जोधपुर में, सूरसागर की तरफ बढ़ जाइए, जैसलमेर रोड पर बढ़ जाइए, चौपासी में, खैर मैं पढ़ा हूं, मेरे साथ कई दोस्त ऐसे थे जो इस समस्या से दो चार थे, नागरिकता नहीं थी, लाइसेंस नहीं था, कोई काम नहीं कर पाते थे। आपको नहीं लगता इसका तुरंत समाधान होना चाहिए? आपकी सरकार के वक्त भी पूरा नहीं हो पाया और आज भी वहीं पेंडिंग है। देखिए, प्रॉब्लम बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, क्योंकि समय समय पर हिंदू शरणार्थी या धार्मिक शरणार्थी या तीर्थ जाति के रूप में आते रहे हैं, और पाकिस्तान के जो हालात रहते हैं उसके कारण से वो यही फैसला पसंद करते हैं और यही बच जाते हैं। और समय समय पर भारत सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी सगुन निकाले इनको बचाने के लिए, और अधिकांश लोग बच भी गए हैं। ये कोई नई बात नहीं है। अब जो समस्या पैदा हुई है, मैंने जिला प्रशासन से बात की वहाँ पर, और मैंने कहा आप इनका हल निकालिएगा, इनकी भावनाओं की कद्र करो, इनसे बातचीत करो, बातचीत करके इनको विश्वास में ले। उसके बाद में ये अगर रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के हालात को देखते हुए जाना नहीं चाहते हैं, तो सरकार को चाहिए अविलंब कार्रवाई करके इनको यहीं बसाने का काम करे, ये मेरा मानना है। और आपने जब ये कहा तो उसके बाद में आपको जवाब क्या मिला गहलोत सर? नहीं, उन्होंने कहा कि हमने उनके बारे में रिपोर्ट की उसके बारे में कि उसमें कुछ पासपोर्ट है, उसमें साइन मिलते नहीं है, साइन हो सकता है गलत साइन हो, इस तरह की आशंका है उनके दिमाग के अंदर। जो एजेंसी है, उनकी एजेंसी ने उनको रिपोर्ट दी है कि इसमें कुछ गलत तत्व हो सकते हैं। तो मैंने कहा ये जांच करवा लीजिए, और इनको जबरदस्ती कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है, इनको यहीं बसाओ, क्योंकि पहले बसते गए 30-40 साल में देख रहा हूँ लोग बसे हैं, और बसा भी गया है, वो लोग रह भी रहे हैं, उनको सब सुविधाएं मिलने लग गई है, और मुझे उम्मीद है कि इनका भी हल निकल जाएगा। गहलोत साहब, जब अभी हम बात करते हैं, इंदु सिंह जी सोडा आप परिचित हैं उनसे, वो ये कह रहे थे कि ये केंद्र सरकार से जो नोटिस निकलते हैं या जानकारियां, आदेश निकलते हैं, वो लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां तक पहुंचते ही नहीं है, लाल फीताशाही में मामला उलझ जाता है, और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो तानाशाही करने लग जाता है। देखिए, सोडा जी तो लंबे समय तक समर्पित है, इन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, इस पर कोई दो राय नहीं है। हम लोग उनके संपर्क में रहे, हम भी रहे हैं उनके संपर्क में, वो अच्छा काम कर रहे हैं। और वो जो बड़ी कमेटी में यहाँ बैठे हुए हैं, तो उनकी ड्यूटी है कि वो जो सर्कुलर निकल रहे हैं जिला प्रशासन को बता दे और ये मामले हल करवा रहे हैं। गहलोत साहब, मामला हल हो कैसे सकता है जब ये इतनी लंबी पेचीदगी भरी डगर रही है, रास्ता रहा है? आपकी गवर्नमेंट के टाइम पे भी ये समस्या रही, अब भी है, और कोई गवर्नमेंट इसका स्थायी समाधान ढूंढ नहीं पाई। स्थायी समाधान इसका कभी हो ही नहीं सकता। जब पाकिस्तान के लोग आएगा तो हमारी सरकार को उस पर शक होना लाजमी होता है, और उसको चाहिए कि उसको आईबी है या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है या वहाँ पर जो इंटेलिजेंस होती है बॉर्डर की, उससे वो रिपोर्ट लेते हैं, बातचीत करते हैं, कोई गलत तत्व नहीं आ जाए, वो आकर के हानि पहुंचे, ये बातें देखनी पड़ती है, सरकार किसी की भी हो। मेरा मानना है कि ऐसे वक्त में हमें इनकी सुविधा जो आज आए हुए हैं, जांच पड़ताल करके इनको सब सुविधाएं देनी चाहिए,
और इनको विश्वास दिलाना चाहिए कि आप निश्चिंत रहो, चिंता नहीं करें, हम कोई भी हल निकालेंगे आपका, क्योंकि हिंदू लोग हैं। गहलोत साहब, एक मत ये भी है कि ये वहां पर सामाजिक बहिष्कार का शिकार ज्यादा है, वहां पर इनकी सोशल प्रॉब्लम ज्यादा है। हमारे गेस्ट जुड़े हुए तो उनका कहना था, उनका ये कहना है कि ये धार्मिक आधार पर इतना ज्यादा परेशान नहीं है जितना कि अंदर वहां पर सोशल प्रॉब्लम्स इनकी खुद की आपस के बीच की हैं, इसलिए वहां से यहाँ आ जाते हैं। पाकिस्तान में क्या हो रहा है ये तो आप जानते, भारत सरकार बता सकती है, भारत सरकार के प्रतिनिधि बता सकते हैं, मंत्री बता सकते हैं, उसमें वो कमेंट नहीं कर सकते। भाई मेरा मानना है ये, अगर हिंदू है तो इनको हिंदुओं की तरह व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि यहाँ बांग्लादेशी भी आते हैं, तिब्बतन भी आए हैं, तो ये तो हमारे अपने लोग हैं। इनके ऊपर पूरी सरकार को प्रायोरिटी देकर के मुख्यमंत्री को खुद को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और इंस्ट्रक्शन देना चाहिए, जल्दी से जल्दी इनका हल निकले, इनका समस्या का समाधान हो। बिल्कुल गहलोत साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। अशोक गहलोत साहब, पूर्व मुख्यमंत्री, हमसे बात कर रहे थे। उनका कहना था इनको हिंदू की तरह ट्रीट करना चाहिए, जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान होना चाहिए। हालांकि उनकी भी गवर्नमेंट रही, उनका यह कहना था कि इसका कोई स्थायी समाधान हो नहीं सकता, जब भी कोई आएगा उसको शक से जरूर देखा जाएगा, लेकिन फिर भी एक मानवीयता का पहलू है और जिस पर सबकी एक राय है। इससे पहले हिलाल साहब ये कह रहे थे कि ये अंदर कुछ सोशल प्रॉब्लम्स भी हैं, जातिगत वर्गीकरण एक समस्या है। हिंदू सिंह सोढ़ा साहब, हिलाल साहब के इस मत को लेकर आप क्या समझते हैं, कितना सही है ये कि वो आपसी मनमुटाव के कारण ज्यादा आ रहे हैं? चलिए सोढ़ा साहब के पास जाऊं, उससे पहले ये सुन लीजिए। गहलोत साहब पूर्व मुख्यमंत्री जी मल्होत्रा से बात करते हुए कहते हैं कि यहां पर स्थायी रूप से इनको बसाया जाना चाहिए, इनकी मदद होनी चाहिए, हिंदू हैं तो हिंदुओं की तरह इनसे बर्ताव होना चाहिए और इस समस्या का समाधान जल्द होना चाहिए। पर समस्या का समाधान हो कैसे, ये एक प्रोसेस, बहुत बड़ी दिक्कत है जो लगातार बनी हुई है। किन हालातों में ये रह रहे हैं, अगर आपको देखना हो तो कभी मारवाड़ जाइए, राजस्थान के उन इलाकों में दूर दराज में जाइए जहां जाकर के आपको पता चलेगा बिजली नहीं, पानी नहीं, दूर दूर तक मिट्टी मिट्टी, और वहां पर ये रहने को मजबूर है और कमाने के लिए सिर्फ मजदूरी है, कोई आइडेंटिटी इनके पास नहीं है। और ऐसी स्थिति में सिर्फ किसी तरह से मजदूरी करके गुजर बसर यहां पर कर रहे हैं। क्या मानवीयता के आधार पर ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए और कोई स्थायी समाधान नहीं निकलना चाहिए? और यही है आज जी मल्होत्रा पर मुहिम और लगातार इसी को लेकर हम सवाल पूछ रहे हैं। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे और यह बड़ा मसला है, चर्चा जरूरी है। आप बहुत दुबले पतले हैं? पतले हैं तो शक्तियुक्त, सदृढ़, आकर्षक, फिट शरीर पाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन। न्यूट्रीगेन मेडिकल्स में उपलब्ध है। आ गए जी, आ गए। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। होंडा ड्रीम सीरीज ले लो जी। किसान भाइयों, भारत भर में सबसे ज्यादा बिकने वाला अवनी सीड्स लिमिटेड अहमदाबाद का रिसर्च जीरा अवनी 111 ही बोइए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। The new TVS Apache Mac Blue Edition, True Blue Races. आपका साधारण टैंक में लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। त्योहारों का मतलब है ज्यादा रौनक, ज्यादा मौज मस्ती और ज्यादा मिठाइयाँ। और आज का दिन मेरे लिए कुछ ज्यादा ही खास है, क्योंकि आज मेरे घर में गुरु का प्रवेश हुआ। गुरु, बृहस्पति, जुपिटर। एक बार घर में इसका प्रवेश हो जाता है तो परिवार में खुशियां ज्यादा ले आता है। तो आज के दिन की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और
इनकी तरफ से TVS Jupiter. ज्यादा का फायदा। Sunny Herbals hair color. Try it. Natural and safe from Maxim's Homeopathy. For natural condition and shine, Sunny Herbals hair color. इस दिवाली हर दुकान का चक्कर लगाओ, आधी रात तक मचाओ शोर, खुशियां बांटो डोर टू डोर। दूर दूर तक बाइक चलाओ और सबसे मिलकर मजे उड़ाओ। 95 kmpl वाला माइलेज का पाप TVS स्पोर्ट इस दिवाली सिर्फ 36,880 से। Own the bliss and fall in love. Try out. किसान भाइयों, क्या आप जीरा बोना चाहते हैं? जरा ठहरिए और सोचिए। भारत भर में सबसे ज्यादा बिकने वाला अवनी सीड्स लिमिटेड अहमदाबाद का रिसर्च जीरा अवनी 111 ही बोइए, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। I'll tell you what I like, long road and sun. Renault launching. Take your world with you. Renault, passion for life.